हाँ सर, दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। विकास जी। जी आचार्य जी, प्रणाम। सर, विकास ही बोल लिया करें, विकास बोल दीजिए बस। आचार्य जी क्या, वो तो ज्योतिष आचार्य का डिग्री मिली है तो इसलिए लगा दिया। अच्छा, आप लोगों को ये पता है कौन सी राशि का कौन मालिक है? आइडिया है या एक बार बता दो? इसलिए जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे करते ही चलेंगे हम लोग साथ में। तो मैं आज आपको थोड़ा सा जन्मपत्री कैसे देखेंगे उसके बारे में बताऊंगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, सूर्य चंद्र मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ठीक है। और इनकी जो राशि है वो है, सूर्य की कौन सी है? लियो या 5 4 नंबर। मंगल के पास 2 राशि हैं, पहली और 8वीं। बुध के पास तीसरी और छठी। गुरु के पास 9वीं और 12वीं। शुक्र के पास दूसरी और 7वीं। के पास 10वीं और 11वीं। और राहु केतु के पास कोई राशि नहीं होती। हम पराशरी सिस्टम में कोई राशि नहीं है। जेमिनी में राहु के पास कुंभ राशि हो सकती है और केतु के पास स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि हो सकती है। ठीक है जी। तो हम लोग इस पे काम करेंगे। अच्छा, इस जन्म पत्री को अगर हम पढ़ना चाहें तो आपको पता ही है, एक सेकंड, ये जन्म पत्री है हमारी पूरी। ये अभी की जन्म पत्री है और ये पहला घर है ना। ये दूसरा घर है जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। तीसरा घर जहाँ पे 7 नंबर लिखा है। इसी तरीके से आठवां घर जहाँ, सॉरी, चौथा घर जहाँ पे 8 नंबर लिखा है। पांचवा घर जहाँ पे 9 नंबर लिखा है। 10वां घर, सॉरी, छठा घर जहाँ 10 नंबर। 7वां घर ये वाला। 8वां घर, 9वां घर, 10वां घर, 11वां घर और 12वां घर। तो अगर हम इसे थोड़ा पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ सकते हैं? तो जो इसका पहला घर है जिसको लगन कहते हैं या इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं, वहां पे 5 नंबर की राशि आके बैठी है। ठीक है जी। तो 5 नंबर की राशि आके बैठी है और उनका मालिक कौन है? लियो का सूर्य है। तो वो 11वें घर में बैठा है। एक तो तरीका ये है पढ़ने का। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं, जो आसान तरीका होगा वो ये होगा कि हम पहले देखें सूर्य को। सूर्य हमारे जो है वो प्लेस्ड है, और हम ऐसे करते हैं ओनर। ये थोड़ा आसान हो जाएगा जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए। तो इस तरीके से सूर्य के हिसाब से चल लेते हैं। सूर्य हमारे प्लेस्ड है 11th हाउस में और ओनर है वो फर्स्ट हाउस के। क्यों? क्योंकि जो 5 नंबर की राशि है वो पहले घर में बैठी हुई है। ठीक है। चंद्रमा हमारे 12वें घर में प्लेस्ड है और उनकी राशि भी 12वीं है, मतलब 12वें घर के मालिक है, क्योंकि 12वें घर में 4 नंबर की राशि है और चंद्रमा की 4 नंबर की राशि है। अब मंगल को देखें तो मंगल भी 12वें घर में प्लेस्ड है और वो किन किन घरों के मालिक हैं उसको देखने के लिए हम देखेंगे कि पहली नंबर की राशि और 8वें नंबर की राशि किन घरों में बैठी है। तो पहले नंबर की राशि 9वें घर में और 12वें नंबर और 8वें नंबर की राशि चौथे घर में, 4th हाउस में। ये आप लोगों को क्लियर होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा? हम 1-2 चार्ट पे प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं आशा ये करता हूँ जिनको नहीं आता वो प्लीज बता दें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आता होगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए बिल्कुल नया होगा। तो
अगर उनको किसी को दिक्कत है तो वो प्लीज बता दें। विकास सर, हाँ जी। ये जो हमने 4 नंबर लिखा है ना फॉर मंगल, तो नौ 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 तो समझ में आ गया, पर 4 नंबर क्यों लिखा वहाँ पे आपने सर? आप 9 क्यों लिखा मैंने, पहले 9 बता दीजिए मुझे। क्योंकि वो मंगल जो है उसका लाइक पहला और 8वां घर है, तो पहला घर जो है वो अगर देखो मैं 5 नंबर से काउंट करते हुए तो 9वां घर आ गया वो। बट नहीं, 4 का सर कैसा? पवन जी, मंगल का घर नहीं है, मंगल की राशियां हैं। अच्छा, ओके। ये राशि है। हम टर्मिनोलॉजी को थोड़ा प्रॉपर यूज करेंगे। तो मंगल की ओके। पहली और 8वीं राशि होती है। आपने सही गिना, एक से यहां से एक गिना चालू किया, फिर 9 आ गया, लेकिन आप 8 भूल गए। 8वीं राशि चौथे घर में है। ओके, क्लियर हो गया सर, थैंक यू। Okay. और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। बुध, बुध की तीसरी और सर छठी। हाँ जी। सर ये राशि मतलब एरीज से पाइसेस तक का सीरियल में है क्या सर? 1 2 3 अप टू 12। एक बार दोबारा बोलिए। एरीज से पाइसिस का। एरीज से पाइसेस तक का जो 1 2 3 4 अप टू 12 है राशि में, आपने जो नंबर लिखे हैं, ये एरीज से सीरीज में ही काउंट होता है क्या सर पाइसेस तक का? हाँ जैसे 1 लेकिन, एरीज का हो गया, हाँ हाँ, लेकिन अभी जैसे 12। प्रशांत जी, हम हाँ लोग, मैं आपको अभी बता देता हूँ। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन से नंबर की राशि, हमने यहाँ लिखा है कि कौन सा ग्रह जो है उसकी कौन सी राशि है। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर की 9वीं और 12वीं होती है, बुध की तीसरी और छठी होती है, मंगल की पहली और 8वीं होती है। वो मैं आपको राशियां अभी बता देता हूँ, और शायद पहले बताई भी होगी, वो बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान देना है कि कौन से ग्रह की कौन कौन सी राशियां हैं, है ना। ओके और फिर हमारे पास ये जो घर है, उन उस किस घर में कौन सी राशि बैठी है। जिस घर में जो राशि बैठी होगी, जिसकी राशि बैठी होगी वो उसका मालिक हो जाएगा। सर, समझ ठीक गया। है। सर एक और था, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। ये जो हाँ, आपको कुंडली देख रही है, ये एनएससी का है या फिर ऐसे जनरल में देख? ये क्या है? एनएससी का कुंडली है या जनरल कुंडली है? जनरल मतलब निफ्टी संजय? का है? नहीं 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 नहीं, निफ्टी विफ्टी नहीं है, ये तो अभी का कुंडली है। ये देखिए 10:48 का, जब क्लास चालू हुई अभी का, तभी कुंडली, अच्छा, तभी का। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो 3 नंबर और 6 नंबर राशि बुध की है। प्रशांत जी, आप ही मुझे बता दोगे कि बुध के कौन कौन से घर हैं। बुध बैठे हैं 11वें घर में, ठीक है ना। और बुध के कौन कौन से घर होंगे वो आप मुझे बताएंगे क्या? बुध मतलब वीनस ना सर? नहीं, मरकरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी 11 3 सर। मर्क्यूरी का 3 और 6। नहीं, वो तो राशियां हैं। घर कौन, इस कुंडली में घर कौन से हैं? घर अभी 11 पे सर। देखिए, जब मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया तो पहला घर, ये दूसरा घर, तो बुध की छठी राशि होती है, तो दूसरे घर का मालिक होगा वो। और यहाँ पे तीसरा घर, तो सॉरी 11वां घर, तो तीसरी राशि है हाँ 11। 11वें घर में, तो कॉमा 11वां। यस समझ गया। तो बुध जो है वो दूसरे और 11वें घर के मालिक हैं, और 11वें में बैठे हैं। ठीक है? ओके। जुपिटर जो है वो हमारे 5वें घर के मालिक है, क्योंकि 9 नंबर की राशि 5वें घर में बैठी हुई है। सॉरी, प्लेस्ड है जुपिटर 7th हाउस में, और वो 5वें और 8वें घर के मालिक हैं। ठीक है जी। और वीनस हमारे कहाँ पे प्लेस्ड है? 12वें घर में। राशियां हैं तीसरे घर में और 11वें घर में, सॉरी 10वें घर में। ठीक है। शनि, शनि हमारे प्लेस्ड है 6ठे घर में, और इनकी राशि है 6ठी और 7वीं। राहु केतु को हम कोई राशि देते नहीं है, तो वो प्लेस्ड हम लिख सकते हैं खाली। और प्लेस्ड है 10th हाउस में और 4th हाउस में। ठीक है।
इतना क्लियर है? हम एक और जन्मपति भी प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन अगर हमें अब इन प्लैनेट्स के पोर्टफोलियो देखने हो, मतलब ये कैसे हैं किन घरों के लिए, तो मैं आपको एक बार ना घरों का परिचय और दे देता हूँ। जो आपके पास कॉपी पेन होगा ऑब्वियसली, तो आप प्लीज लिख लीजिए कि छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, इनको त्रिक घर कहते हैं। त्रिक, त्रिक हाउसेस, त्रिक भाव। कौन कौन से? छठा, आठवां और 12वां। ये जनरल ज्योतिष की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? किसी फाइनेंशियल हेल्थ उसकी किसी की पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब हम जनरल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि छठा, आठवां और 12वां घर जो होता है ये अच्छे घर नहीं होते, ठीक है जी। और अच्छे घर, और कौन से घर अच्छे नहीं होते? एक आपने सुना होगा मारक, तो मारक होते हैं 2 और 7, ठीक है जी। और केंद्र के होते हैं, केंद्र वो होता है 1, 4, 7 और 10। त्रिकोण के होते हैं, त्रिकोण वो होते हैं 1, 5 और 9। इनमें से त्रिक में से जो त्रिक भाव होते हैं उसमें 6, 8, 12 में से 8 भाव जो होता है सबसे बुरा होता है, ठीक है। मारक दोनों बराबर ही होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 7वां ज्यादा अच्छा मारक हो जाता है। और केंद्र में सबसे जो महत्वपूर्ण और स्ट्रांग केंद्र का भाव होता है वो 10वां होता है। त्रिकोण में जो सबसे स्ट्रांग या सबसे अच्छा त्रिकोण होता है वो 9वां होता है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि त्रिकोण और कोण में, केंद्र में एक लगन दोनों होते हैं, मतलब दोनों कैटेगरीज में 1 नंबर आता है, ठीक है। तो अगर कोई प्लेनेट, ग्रह 6, 8, 12 में बैठता है या 6, 8, 12 का स्वामी है तो वो थोड़ा सा परेशान करेगा। कुंडली में सबसे बुरा घर जो होता है, त्रिक में से भी हमने कहा 8वां, तो 8वें घर का मालिक जहां पे बैठता है उस घर को खराब कर देता है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, 8वें घर का मालिक जहां बैठता है उस घर को खराब कर देता है। इसका मतलब इस कुंडली में 8वें घर का मालिक कौन है? गुरु है। गुरु जिस घर में बैठेंगे उस घर को खराब कर देंगे। तो 7वें घर में बैठ के ये थोड़ा 7वें घर को खराब करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि 8वें घर के मालिक को कहाँ बैठना चाहिए, उसकी बेस्ट प्लेसमेंट क्या होगी। तो जो मैंने पढ़ा और जो मैंने सीखा उसके अकॉर्डिंग 8वें घर की प्लेसमेंट 8वें घर में ही बेस्ट होती है, क्योंकि ज्योतिष में एक नियम है कि अगर घर का मालिक अपने घर में बैठे तो घर को स्ट्रांग कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 12वें घर में का मालिक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा अपने ही घर में बैठे हैं तो इस घर को स्ट्रांग कर रहे हैं, क्लियर? अच्छा जी। और राहु केतु जहां पे बैठते हैं वहां पे थोड़ी डेफिशिएंसी देते हैं, मतलब वहां पे थोड़ी कमजोरी दे देते हैं, ठीक है। कभी आगे 2-3 सेशन बाद में राहु केतु के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूंगा, या आज मौका लगा तो मैं आज ही बता दूंगा आपको कि राहु केतु से हम क्या देखते हैं। वो जो मैंने पढ़ा वो उसके अकॉर्डिंग, बहुत सारे लोगों की राहु केतु के बारे में अलग अलग थ्योरी होती है, ठीक है। तो अगर हम एक बार पोर्टफोलियो देखना चालू करें, मैंने आपको ये हाउसेस बता दिए, तो सूर्य जो है वो 11वें घर में बैठे हुए हैं और पहले घर के मालिक हैं, तो सूर्य को तो अच्छा ही पोर्टफोलियो मिला हुआ है ना, क्योंकि वो ओनर है फर्स्ट हाउस के, मतलब खुद के, तो पहला घर खुद का होता है। उसके बाद चंद्रमा को 12वें घर का पोर्टफोलियो मिला है, ये अच्छे नहीं है, लेकिन 12वें घर का मालिक 12वें घर में बैठा है तो ठीक है, फिर भी सही है। मंगल को बैठे 12वें घर में, मतलब खर्चा हमारा कराएंगे, और 9 और 4 का पोर्टफोलियो मिला हुआ है, मतलब ये 9 और 4 के ओनर है। 9वां हमारा भाग्य का होता है, तो भाग्य के तो अच्छा है काम इनका, और 4 का मतलब हमारी मदर, हमारा सुख, हमारे व्हीकल्स, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो
इसका मतलब कि मंगल संबंध जो मंगल है उनकी वजह से कुंडली में 12, 9 और 4 घर जुड़ रहे हैं। 12 और 9 जब जुड़ते हैं तो हम कहते हैं कि विदेश यात्रा हो सकती है। कैसे? 12वां घर हमारा विदेश का होता है और 9वां लंबी यात्राओं का होता है। तो यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का सुख जो है वो विदेश में है, इसको लंबी यात्राएं करना पड़ेगा इस तरह का, या इसके पास कुछ ऐसी चीज होगी 4th हाउस से रिलेटेड जो कि विदेश से होगी, या हो सकता है इसके पास नाव ही हो, एक शिप हो, इस तरह की संभावना हो सकती है। ठीक है। 11वां मतलब सॉरी बुध जो है वो 11 और 2 के हैं। तो इस कुंडली में बुध बहुत अच्छे हैं। कैसे? 11वां घर हमारा जो होता है वो लाभ का होता है, जो हम कमाते हैं। मान लीजिए मैं 100 रुपए कमाता हूं और उसमें से 20 रुपए बचाता हूं, तो वो मेरा लाभ है, प्रॉफिट। ठीक है। तो 11वां घर हमारा लाभ का होता है और दूसरा घर हमारा धन कमाने का होता है या बैंक बैलेंस का होता है। तो ये 2 और 11 से रिलेटेड हैं, इनका कनेक्शन बना हुआ है। तो ये जब भी इनकी दशा महादशा गोचर में आएंगे तो ये धन देंगे, हम ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं गुरु की। गुरु का पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है। गुरु 7वें घर में बैठे हैं। 7वां घर हमारा मारक हो जाता है। ठीक है। और 8वां घर जो मैंने बताया था आपको एक अच्छा घर नहीं है। पंचम हमारा अच्छा घर है, लेकिन इसने 2 घरों को बुरे घर ले लिए, तो हम कहेंगे कि ये मिला जुला असर रहेगा गुरु का। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र बैठे तो 12वें घर में, लेकिन इनके ये मालिक है 7वें और 10वें घर के। एक तरीके से देखा जाए तो 7वां और 10वां घर हमारा अच्छा घर होता है। क्यों? 10वां घर हमारा होता है कर्म का या प्रोफेशन का या नेम एंड फेम का। ठीक है। और 7वां घर हमारा यूजुअली हम मैरिज के लिए देखते हैं, या कोई भी पार्टनरशिप देखेंगे, या मेरी इमेज किस तरह के उसको भी देख सकते हैं, या मेरी जो क्या कहते हैं मेरे अपोजिशन में जो लोग खड़े होंगे, मेरे विरुद्ध जो लोग खड़े होंगे, वो भी हम 7वें घर से देखते हैं। लेकिन मेनली हम लोग बात करें तो पार्टनरशिप के लिए, तो किसी भी तरह की पार्टनरशिप, मतलब कि शादी की पार्टनरशिप, बिजनेस की पार्टनरशिप, आप कभी किसी के साथ मित्र के साथ घूमने जा रहे हैं तो 10 दिन के लिए पार्टनरशिप, इस तरीके से, है ना। या एक छोटा सा भी कोई भी काम आप कर रहे हैं जिसमें आप एक बड़ा ग्रुप है 10 जनों का और 3-3 बंदों के या 2-2 बंदों के ग्रुप बना दी गए, तो उस तरह की जो होती है वो पार्टनरशिप हमारी 7वें घर से ही देखी जाती है। तो 10वां और 7वां घर काफी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो लेकिन मारा क्या 7वां, ये एक चीज अलग है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का मिक्स होना अच्छी चीज है। ये अगर ये व्यक्ति बिजनेस करेगा तो इसका बिजनेस वीनस से रिलेटेड हो सकता है। अभी मैंने आपको बोला था कि इसकी यात्राएं रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 और 9 आ रहा था। ठीक है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको देखना शुरू करें तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस जो होगा वो हो सकता है कि विदेश से रिलेटेड हो, क्योंकि 10वां घर हमारे किसी भी काम का या प्रोफेशन का या कर्मा का आता है और 7वां घर हमारा बिजनेस का आता है ना। और ये 12वें घर में जाके बैठ गया इसका मालिक। तो ये पॉसिबिलिटी है, मैं अभी आपको कह रहा हूँ, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसे व्यक्ति का बिजनेस जो हो या काम जो है वो बाहर से हो। तो हमें 2 ग्रहों से कंफर्मेशन मिल गई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि के पास पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है 6 और 7 का, क्योंकि 6 घर, छठा घर जो होता है वो त्रिक भाव का आता है। लेकिन अगर हम पैसे की बात करें तो छठा घर हमेशा पैसा देता है। ठीक है। और 7वां घर जो होता है हमारी शादी का होता है। किसी भी घर से उसका 12वां घर, किसी भी घर से उसका 12वां घर जो होता है उस घर का व्यय होता है, मतलब खर्चा होता है, मतलब एक्सपेंसेस होता है, मीन्स उसका मारक होता है और उसको खत्म करने का काम करता है। तो जब 6 और 7 आता है तो हम ये कहते हैं कि ऐसे में शादी में दिक्कत आएगी। तो ऐसे व्यक्ति की जिसकी भी कुंडली होगी, अभी जो पैदा हुआ होगा, उसकी कुंडली में जो शनि है वो शादी भी कराएगा और डाइवोर्स भी कराएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे छठा घर शनि ने ज्यादा अच्छे से घेर रखा है, क्योंकि वो उसका मालिक भी है और वो उसमें बैठा भी है। ठीक है। तो छठा घर स्ट्रांग है। अगर हम शनि के कॉन्टेक्स्ट में देखें, 7वां घर उतना मालिकाना हक नहीं है, क्योंकि 7वें घर में गुरु आके बैठा हुआ है।
तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज आपके 2 फ्लैट हैं, है ना, कोई शनि एक व्यक्ति है, अगर हम इनको एक व्यक्ति मान लें और उनके 2 फ्लैट हैं, वो फ्लैट जो है जब यहाँ पे इन्होंने सोसाइटी, ये सोसाइटी मान लेते हैं, इस सोसाइटी में इनको 6 और 7 नंबर के फ्लैट मिल गए, ठीक है जी। तो इन्होंने एक फ्लैट में तो खुद रहने हैं जो 6 नंबर का है, ठीक है, और 7वें नंबर के फ्लैट को किसी को दे दिया, या खाली पड़ा या दे दिया। अब जब ये दे दिया तो जो 7वें नंबर का फ्लैट है इसमें अधिपत्य है, मतलब ओनरशिप, टेम्परेरी ओनरशिप जो बैठा है, जो टेनेंट है उसकी है। तो जुपिटर की टेम्परेरी ओनरशिप है। तो इनके पास जो ओनरशिप है अगर देखा जाए परमानेंट और टेम्परेरी, वो 6ठे घर की है, 7वें घर का उतना हक नहीं है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये पैसे कमाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन शादी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, शादी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अच्छा नहीं है। वैसे भी हम समझ सकते हैं कॉमन सेंस में कि जो व्यक्ति जॉब में रहेगा, पैसे कमाने में रहेगा, अगर इसका हम अभी जैसे हमने एनालिसिस किया जिस इस जन्म पत्री का, तो वो थोड़ा अपनी वाइफ को कम टाइम देगा, है ना, बाहर जाता रहेगा, तो यहाँ पे उसके शादी थोड़ी खराब होगी। तो हमने इस जन्म पत्री का ग्रहों को हमने समझा कि ये ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, किसके मालिक हैं, और कैसे एक्ट करेंगे, किस तरीके से कौन सा ग्रह एक्ट करेगा। तो अगर हम जनरल ज्योतिष की बात करें, जनरल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो क्या होगा, हमारे पास कोई भी समस्या आती है तो हम वहां उसका मालिक देख लेंगे। अभी मैंने इसमें एस्पेक्ट ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें ऐड करूंगा तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी तक आपको किसी को डाउट हो तो बताइए, कोई? किसी को डाउट हो तो प्लीज बताइए। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें उसमें, क्योंकि मेरा गला भी सूख जाता है लगातार बोलते बोलते, तो प्लीज आप पार्टिसिपेट करें, है ना। मैं एक और इसका शीट बना लेता हूं, और क्या कहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और मुझे पूछनी थी आप लोगों से कि जैसे मैं जैसे कोई नोट्स वगैरह शेयर करूं तो फिर मैं फाइनेंशियल डिस्कशन वाले ग्रुप में ही डाल दूं, है ना, जैसे कि प्लैनेट का ये वाली जो चीज है, या फिर लिस्ट है, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि राशियां कौन कौन सी होती हैं, मतलब नंबर वाइज, तो वो चीज, ठीक है। मैं एक और अच्छा रहेगा सर। सर ग्रुप में डाल दो चलेगा। हाँ ठीक है, ओके। तो मैं अभी ले लेता हूँ कोई आसान सी कुंडली ले लेता हूँ, एक सेकंड। कल एक कुंडली ली थी, ये देखें। अब क्या कहते हैं, पवन जी आप बताएंगे मुझे कि सूर्य इस कुंडली में कौन से घर में बैठा है और कौन से घर का मालिक है? यस सर, सूर्य इसमें 9वें घर में बैठा है, बिल्कुल सही। और वो 5वां, मतलब 1 2 3 4 5 6 छठे घर में का मालिक है इस कुंडली में सर। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद जावेद जी आप बताएंगे मुझे चंद्रमा कौन से घर में बैठा है और कौन से घर का मालिक है? जावेद जी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद एक थे विवेक शर्मा जी, आप बता दीजिए। नहीं। आर्यन जी आप बता दीजिए। अच्छा, उमेश जी आप बता दीजिए। हरीश जी, संतोष जी, कोई नहीं बताना चाह रहा, चलिए मैं ही बता देता हूँ। हेलो। हाँ जी संतोष जी, 8वें घर का मालिक है और 5वें घर में बैठा है। कौन से घर का मालिक है? चंद्रमा हाँ जी, 8वें घर का मालिक है
पांचवें घर। आठवें घर में बैठा है, आठवें घर में बैठा है हाँ जी ठीक है। और पांचवें घर का मालिक है। मंगल और बता दीजिए संतोष जी। मर्क्यूरी, नहीं, मार्स मार्स मार्स। मार्स मुझे थोड़ा, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है अपने को। मार्स पांचवें घर में बैठा है बिल्कुल सही है। और दूसरे हाँ जी। दूसरे और नौवें घर का मालिक है। बिल्कुल सही कहा आपने संतोष जी। अगर आप देखें हम यहाँ पे, तो जैसे देखिए फायदा क्या होता है इस तरह से करने से, आपको जिनको आता है उनको भी, और जिनको नहीं आता जो सीख रहे हैं बिल्कुल उनको भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब इस तरह से टेबल बनाते हैं ना, तो आपके दिमाग में सेट होना शुरू हो जाता है कि कौन से ग्रह का कौन सा पोर्टफोलियो है। मतलब मैं अपनी ज्यादा तारीफ नहीं करता, लेकिन मैंने जहां जिन अच्छे अच्छे गुरुओं से सीखा, मेरा भाग्य रहा, तो उन्होंने मेरे को एक चीज समझाई कि कंप्यूटर से आप जन्मपत्री बना लो, जैसे ये जन्मपत्री हमारी बन गई है ना, इसका इतना ही फायदा लो, बाकी अपने हाथ से यहाँ बनाना शुरू करो, तो आपको पता चलना शुरू हो जाता है कौन सा ग्रह अच्छा है कौन सा बुरा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मंगल की बात आई, मंगल पांचवें घर में बैठा है, पांचवें घर हमारा अच्छा होता है ना, गुड हाउसेज में आता है। दूसरा घर हमारा पैसे का है या फैमिली का है, वो भी अच्छा है। और नौवां हमारा भाग्य स्थान है, या पिता का है या गुरु का है, रिलीजन का है। तो हमारे दिमाग में खट से आ जाएगा कि मंगल जो अच्छा है यहाँ पे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमें ये पता चल जाएगा कौन सा ग्रह अच्छा है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा 8 और 5 को लेके बैठा है, ये थोड़ा दिक्कत है। 6 और 9 बैठा है, ये ठीक ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से में भी बना के फायदा ये रहता है, और पढ़ने में भी आसानी होती है जब एक हमारे पास टेबल बन जाती है एक बार। बुध बुध जो है हमारे कौन से घर में बैठे हैं, और कोई बताना चाहेगा? कौस्तुभ आप बताना चाहेंगे? जी सर। बताइए तो प्लीज। हमारे जो बुध महाराज है नवम स्थान में बैठे हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, और नवम स्थान में बैठे हुए हैं, और ये जो है चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, और चतुर्थ और सप्तम स्थान के स्वामी हैं। सही है, वेरी गुड, ठीक है। और कोई अगर बताना चाहे तो, फिर नहीं तो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इसको। ये जब भी जुपिटर, अच्छा सॉरी, हाँ। और कोई? जुपिटर सातवें घर में प्लेस्ड है, हाँ जी बिल्कुल। और ये नौवें, इनकी राशि 9 और 12 होती है। नौवें घर का नहीं मालिक है लग्न और नहीं, तो ये पहले घर का मतलब लगन का, और 10वें घर का मालिक है पहला और अच्छा अच्छा, ये 10वां है ना, क्योंकि 9वें जो 10वां घर है उसके अंदर 9वीं राशि है हाँ ना। अच्छा ठीक है। शुक्र, अच्छा आप पंकज जी थे ना, पंकज जी आप एक बार शुक्र के बारे में बता दीजिए। हाँ, शुक्र 10वें घर में प्लेस्ड है, हाँ जी बिल्कुल। मालिक है तीसरे घर का और 8वें घर का। तीसरे घर का और 8वें घर का, ठीक है। और कोई शनि के बारे में बताना चाहेगा? सर शनि 11वें घर में बैठा है। शनि 11वें घर में एक सेकंड, रिंकेश जी आपको मैं एक सलाह दूंगा, मैं आप सबको एक सलाह दूंगा। प्लेनेट हमारे पूजनीय है, तो बैठा नहीं है, वो बैठे हैं, मतलब हम उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे। हम बोलेंगे कि जो शनि है वो 11वें घर में बैठे हैं। और प्लीज रिंकेश जी आप बोलिए, आप कौन कौन से घर के मालिक हैं वो? और 11वें और 12वें घर के मालिक है। बिल्कुल ठीक है। तो 11वें और 12वें घर के मालिक हैं। और राहु केतु हमारे जो है वो क्या कहते हैं, राहु बैठे हैं हमारे 9वें घर में, और केतु बैठे हैं हमारे तीसरे घर में। राहु 11वें घर का, मुझे याद आया कि क्लासिकल्स लिखते हैं कि राहु 11वें घर में गंगा स्नान कराता है, मतलब एक तीर्थ यात्रा करा देता है। तो राहु भी विदेश यात्रा का कारक होता है, मतलब यात्रा का कारक होता है। अब क्या कहते हैं, पुराने जमाने में तो विदेश यात्रा, अगर हम कोई दूर रहते हैं गंगा से, तो वो भी एक विदेश यात्रा के समान ही था। क्योंकि रीजन क्या है, राहु जो है एलियन चीजों को शो करता है, वो चीजें जो हमारे समाज में नहीं होती, ठीक है। तो
जैसे कि किसी और जाति में या किसी और धर्म में विवाह राहु के कारण होता है, या अपने धर्म को ना मानना भी राहु के कारण होता है। तो वो चीजें जो हमारे समाज में नहीं है वो करना राहु होता है। तो राहु एक रिसर्च का प्लैनेट भी है जो आपको वो काम कराएगा जो आपके मतलब आपके समाज में नहीं होता। ठीक है। और क्या चीज? सर एक डाउट था मैंने, मतलब जस्ट अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, राइट? हाँ जी। कौस्तुभ या सर ऐसा है कि जैसे कि आपने कहा राहु रिसर्च का प्लैनेट है, राइट? अभी वो नवम स्थान में यदि राहु आ जाते हैं तो नवम स्थान से रिलेटेड वो मतलब वो रिसर्च कराएंगे जैसे स्पिरिचुअलिटी हो गया है, राइट? तो ये इंटरप्रिटेशन सही है? हाँ बिल्कुल सही है। कौस्तुभ आपको पता है हमारे पास कितनी तरह की गीता है? भगवत गीता जो है कितने कितने वर्जन्स हैं गीता के? सर ऐसे तो काफी है, सुना है मैंने, क्योंकि सबने अपना अपना मतलब जैसा जैसा रिसर्च हुआ है। जैसे 500 से ज्यादा गीता मैंने काफी पहले सुनी थी, अब शायद और भी गीता आ गई होंगी। तो नवम भाव में राहु, अब गीता तो एक ही लिखी गई ना, लेकिन लोगों ने उस पर रिसर्च की, उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, तो वो राहु का काम है। क्योंकि राहु का आपको पता है राहु और केतु जो है वो चंद्रमा के ही दो रूप है। हाँ। मन के रूप है, मन के रूप है ना। तो मन कभी जब डाउन होता है, डिप्रेशन की तरफ होता है, तो वो केतु का रूप ले लेता है। जब मन उत्साहित होता है, कुछ करना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो राहु का रूप ले लेता है। तो कहते हैं कि ये पूरी माया, ये पूरी जो संसार है ये राहु ही है। तो वो राहु के रूप में। जी तो सर मतलब ऐसे ऐसे तो